मित्रों, आजकल एक व्याधि, वो व्याधि न कहें, एक कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है समाज में, जिसको कहते हैं एलर्जी। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं साहब मुझे एलर्जी है, इसकी जांच कर दीजिए। कारण कुछ और होता है, वो उसको एलर्जी समझते हैं। तो आज का विषय एलर्जी पर है, जिस पर हम एक आम चर्चा करेंगे। यूँ तो मेरी एक किताब ओपन सीक्रेट्स ऑफ एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी बहुत पहले ही प्रकाशित हुई है, परंतु अगर इसको आपको पढ़ना न भी पड़े और शॉर्ट में आप चीज़ों को समझ लें कि एलर्जी है क्या, कैसे होती है, इसकी डायग्नोसिस कैसे हो, और अगर डायग्नोसिस हो भी गई तो इसका इलाज कैसे हो, क्या एलर्जी पूर्णतया ठीक हो सकती है, इन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर आलोक चंद्रा, टीबी तथा श्वास रोगों के विभाग का विभागाध्यक्ष रहा हूँ। पहले मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में था, उसके बाद यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इलाहाबाद में कार्यरत रहा हूँ और फिर वहीं से रिटायर हुआ। एलर्जी पे मैंने पिछले 40 वर्षों में लगातार कार्य किया है। मेरा विशेष रुचि एलर्जी में रही है। तो आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ ये बताने के लिए, इस शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में, एलर्जी है क्या। देखिए, ऐसा है कि किसी भी एक्शन का दूसरा रिएक्शन होता है, ये तो आप जानते हैं। शरीर को ईश्वर ने इस प्रकार बनाया है, कोई भी बाहर का तत्व अगर हमारे अंदर आता है तो उसका हम रिएक्शन करते हैं। एक नॉर्मल आदमी जिसको एलर्जी नहीं है वो भी यही करता है, मैं भी यही करता हूँ, आप भी यही कर रहे हैं। लेकिन जिस किसी को अगर एलर्जी है तो उसमें एक विशेष प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। शरीर में 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, कुदरत ने दिया है, जो कि रोग से लड़ने के काम आती है। तो एलर्जिक कंडीशंस में ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो साधारण मात्रा में हर किसी में बनती हैं, और जो बाहर से पदार्थ आ रहे हैं उनको हम कहेंगे एंटीजन या एलर्जन, और जो प्रतिरोधी ताकत है उसको हम कहेंगे आईजीई या इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो जब कोई भी एलर्जन शरीर में आता है तो हर किसी के शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, वो रिएक्ट करती है और उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है। परंतु अगर किसी को एलर्जी है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई की मात्रा बहुत अधिक बन जाती है, जिसकी वजह से ये प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ने लगता है और परिलक्षित होने लगता है। इसी को हम एलर्जी कहते हैं। अब आइए यहीं पे जानते चले कि एलर्जी के रोग हैं क्या क्या। पहला तो है नज़ला या जुकाम, साइनोसाइटिस भी कहते हैं। इसमें अक्सर होता है नाक बहती रहती है, अकारण छींकें आती रहती है। सुबह आप सो के उठे, आपने रजाई हटाई या लिहाफ हटाया और छींकें आना शुरू हो गई। 10, 15, 20, 25 कितनी भी आ जाएंगी, कारण कोई नहीं है। लोग इसको गर्म ठंडे से भी रिलेट कर लेते हैं। ये तो हो गई नज़ले की बात। अब आए सांस पे क्या असर होता है। जब ये एलर्जन सांस की नली में जाते हैं तो जो रिएक्शन होता है उससे सांस की नलियों में सिकुड़न आने लगती है, जिसे सांस के लेने में बतौर निकालने में ज़्यादा परेशानी होने लगती है। साय साय की आवाज़ भी कुछ लोगों में आने लगती है, जिसको दमा कहते हैं, ये एज़मा कहते हैं। इसी तरह से और भी रोग हैं, जैसे अर्टिकेरिया, पित्ती उछलना शरीर में, पेट में कीड़े हों तो भी हो जाता है, लेकिन ये एक तरह की एलर्जी है। एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, खुली आंख से मोटरसाइकिल चलाते हुए आप जा रहे हैं, आंख में कोई ऐसी चीज़ लगी जिससे कि आंखें लाल हो जाती है, आंखों की एलर्जी, या फेस पे कुछ एलर्जन ऐसे लगे जिसकी वजह से एक दाने से निकल आए, एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। आइए अब जानते चलें कि इस तरह की बीमारियां हैं, अगर आपको लक्षण आ रहे हैं तो इसका कारण क्या है। कारण है, कुछ विशेष कारण है, जैसे कि
हवा में होने वाले परागकण। कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो कि एक सीजन में होते हैं, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो कि वर्ष भर पाए जाते हैं। तो ऐसे रोगों को सारे वर्ष, अगर नज़ला है तो सारे वर्ष नज़ला रहेगा, या अगर सीजनल है तो सीजन में ही होगा। जैसे कि बात करें अगर सरसों की, सरसों आपने देखा होगा फरवरी मार्च में खूब फूलती, पीले पीले फूल खूब आते हैं खेतों में। उस वक्त अगर मरीज उसके आसपास है तो पॉलन रेंस जो है उसके नाक में जाएंगे और वो एलर्जी पर, लेकिन वो सीजनल एलर्जी होगी। जैसे फरवरी मार्च अप्रैल में होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, बाद में करीब करीब ठीक भी हो जाएगी, लेकिन अगले वर्ष फिर उसी समय होगी। तो ये सीजनल एलर्जी होगी। या जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ है या इस तरह की और भी चीज़ें हैं जिसमें कि सारे वर्ष पॉलिनेशन होता रहता है, तो इन लोगों को पेरिनियल एलर्जी यानी सारे वर्ष की एलर्जी बनी रहती है। अब ये तो नज़ले वाले हो गए, फिर दमा वाले हो गए और भी हो गए। लेकिन कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि कुछ खाने से पेट में दर्द होने लगता है या ऐंठन होने लगती है, तो उनको फूड एलर्जी भी हो सकती है। तो फूड एलर्जी ऐसी चीज़ है जिसको कि आप खुद पहचान सकते हैं कि भाई आज हल्दी वाला दूध पी लिया तो हो गई एलर्जी, या दूध से हो गई। कॉमन फूड एलर्जन जो है वो दूध है, मछली है, अंडा है, इन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। तो आइए फूड को अलग करते हुए हम सांस की एलर्जी की विशेष तौर पे आज बात करें। अब ये तो हो गया कि बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब कारण तो पॉलन ग्रेन हमने आपको बताया, परागकण, कीट पतंगे भी हो सकते हैं, कबूतर या चिड़िया के पंख या मुर्गी के पंख हो सकते हैं, फफूंद हो सकती है। घरों में आजकल फैशन सा हो गया है, हमारे भारतवर्ष में हालांकि आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग कमरों में, ड्राइंग रूम वगैरह में कालीन बिछाते हैं शौक से या दिखावे के लिए। इनमें एक प्रकार के कीट पलते हैं, इंसेक्ट, जिनको कहते हैं हाउस डस्ट माइट। ये बड़ा ही विशेष कारण है एलर्जी के, और अक्सर जांच में ये पॉजिटिव पाए जाते हैं। आइए अब देखिए जांच ये पकड़ में कैसे आते हैं, किससे एलर्जी है ये पकड़ में कैसे आते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। ब्लड से भी जांच हो जाती है, वो उतनी सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं होती जितना कि स्किन में टीके लगा करके या प्रिक से या इंट्राडर्मल, दोनों तरह से टेस्ट होते हैं। आजकल लोग प्रिक को ज़्यादा ही प्रभावी मानते हैं। तो इनसे पता चल जाता है कि किन किन एलर्जन से 4, 5, 6 जो भी कारक हैं पता चल जाता है, और उसके अगेंस्ट इम्यूनोथेरेपी हो जाती है। इम्यूनोथेरेपी मतलब जिस चीज़ से एलर्जी है उसी की थोड़ी 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 मात्रा लगा के हम धीरे धीरे पेशेंट को हाइपोसेंसिटाइज करते हैं, डिसेंसिटाइज नहीं करते हैं। एलर्जी 100% कवर हो जाती है ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन एलर्जी की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स बहुत कम हो जाते हैं। ये एलर्जी स्पेशलिस्ट कहीं भी टेस्ट करते हैं, और आपका उसी तरह इम्यूनोथेरेपी जिसको कहते हैं उस तरह से इलाज भी हो सकता है, जब जो एलर्जन है उन्हीं का मात्रा। आजकल एक नई विधा भी आई जिसमें सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रखने वाले टीके भी दिए, जिसमें इंसेक्ट जो हाउस डस्ट माइट मैंने बताया उसके खिलाफ एक टीके आ गए हैं जो कि जीभ के नीचे रखे हैं, 3-4 महीनों में इफेक्ट बढ़िया आ जाता है। तो ये तो हो गई डायग्नोसिस की बात। अब शॉर्ट में ये समझ लें, अगर किसी को संभावित है कि इसको एलर्जी है तो उसको कुछ बचाव भी तो होगा ना, कुछ तो बचाव होगा कि न होने पाए, एक्सपोजर न होने पाए। तो विंडी मौसम है, तेज हवाएं चल रही हैं, तो हमेशा नाक मुंह बंद करके या स्कार्फ लगा करके निकलें। घर में जैसे मैंने बताया कालीने वगैरह न रखें, रजाई, रुई वाले रजाई गद्दे न रखें, फोम का इस्तेमाल करें, फोम की तकिया का इस्तेमाल करें। घर के अंदर ड्राइंग रूम में अक्सर लोग फ्लावरिंग प्लांट्स लगा लेते हैं,
तो इन प्लांट्स में इंसेक्ट्स भी ये प्लांट्स अट्रैक्ट करते हैं और डस्ट भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के एलर्जी का कारण हो सकते हैं। बचाव के ये कुछ आम कारण है। ठंडा गर्म होने से बचें। एकदम एसी में बैठे हैं आप तो एकदम निकल के दरवाज़ा खोलने ना चले जाए, तो एकदम गर्म ठंडे गर्म से आप अटैक पड़ सकता है, या नज़ले का या दमा का इस तरह का अटैक पड़ सकता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज का ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप किताब नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा कि एलर्जी क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, किन लोगों में होती है, कैसे जांच कराएं और क्या इसका उपचार संभव है। हाँ, इतना तो ज़रूर जान लीजिए कि एलर्जी का डिसेंसिटाइजेशन नहीं होता। इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन, ना कह के इसको कहते हैं हाइपोसेंसिटाइजेशन। मैंने कहा ना कि फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द अटैक्स बहुत कम हो जाते हैं। कभी कभार मेडिकल मैनेजमेंट भी करना पड़ सकता है।